हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियोज़ के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ओके, तो आज को जो वीडियो है वो क्लास 11th का है। NCERT बुक अध्याय 2 जीव जगत का वर्गीकरण संपूर्ण पाठ का लेक्चर है। साथ ही साथ परीक्षा में आने वाले उपयोगी प्रश्नोत्तर है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अध्याय 2 है जीव जगत का वर्गीकरण, परीक्षा में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। ओके, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्या है, जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अरस्तु ने। पादपों को सरल आकारिक लक्षणों के आधार पर शाक, झाड़ी एवं वृक्ष में वर्गीकृत किया। ओके, यहाँ पे 2 है, सन 1969 में R.H. व्हिटेकर द्वारा एक 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति प्रस्तावित की गई थी। सम्मिलित जगतों के नाम लिखें। कौन कौन सा था वो 5 जगत? तो हो जाएगा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ओके, फिर देखिए यहाँ पे 3 क्या है, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की एवं हरित पादपों की सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 क्या है, कवकों को एक अलग जगत फंजाई के अंतर्गत रखा गया है। 5 है यहाँ पे, सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ मोनेरा तथा एक कोशिक जीवधारियों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। 6 है यहाँ पे, सभी बैक्टीरिया किस जगत के अंतर्गत आते हैं? सभी बैक्टीरिया किस किंगडम के अंतर्गत आते हैं? तो हो जाएगा मोनेरा किंगडम, यानी कि मोनेरा जगत। ओके, यहाँ पे 7 है, बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर कितने समूहों में बांटा गया है तथा कौन कौन से हैं? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 4 समूहों में, जिनमें क्रमशः गोलाकार कोकस, बहुवचन में इसे कोकाई कहते हैं, छड़ाकार बैसिलस, और बहुवचन जब ये हो जाएगा तो इसे बैसिलाई कहते हैं, कोमा आकार के विब्रियम, और इसे बहुवचन में विब्रिया कहते हैं, तथा सर्पिलाकार अस्पाइरिलम, इसे बहुवचन में अस्पाइरिला में बांटा गया है। ओके, अब आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे 8 क्या है, मैथेनोजेन अनेक रूमिनेंट पशुओं जैसे गाय एवं भैंस के आंत्र में पाए जाते हैं तथा इनके गोबर को मीथेन यानी कि जैव गैस का उत्पादन करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे 9 है, हजारों यू बैक्टीरिया अथवा वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति एवं एक कसाव यानी कि चल बैक्टीरिया द्वारा की जाती है। 10 है यहाँ पे, साइनोबैक्टीरिया जिन्हें नील हरित शैवाल भी कहते हैं। आप लोग को पता होगा, पिछले वर्ग में भी आप लोग पढ़े होंगे, में हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है। ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। 11 है यहाँ पे, बैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक एवं एनाविवा पर्यावरण के नाइट्रोजन को टेट्रोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा अस्थिर कर सकते हैं। यहाँ पे 12 है, परपोषी बैक्टीरिया प्रकृति में बहुलता में पाए जाते हैं और इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं। 13 है, बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोगों के नाम क्या क्या हैं? उत्तर हो जाएगा हैजा, टाइफॉइड, टिटनेस, साइट्रस, कैंसर जैसी बीमारियां होती है। अब देखिए यहाँ पे 14 क्या है, माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी हैं जिनमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती है। याद रखिएगा,
माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी हैं जिनमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पे 15 क्या है, सभी एक कोशिक यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 16 है, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, अवपंक कवक एवं प्रोटोजोआ सभी को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है, प्रोटिस्टा किंगडम के अंतर्गत। अब देखिए यहाँ पे डाइएटम तथा सुनहरे शैवाल जिसे डेस्मिड किस समूह के अंतर्गत आते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा क्राइसोफाइट। 18 है, डाइनोफ्लैजिलेट, ये जीवधारी मुख्यतः समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णकों के आधार पीले, हरे, भूरे, नीले अथवा लाल दिखते हैं। अब यहाँ पे 19 है, समुद्र का जल लाल क्यों दिखता है। बहुत ही रोचक बात है, इसको ध्यान से देखिएगा कि समुद्र का जल लाल क्यों दिखता है, तो उत्तर हो जाएगा प्रायः डाइनोफ्लैजिलेट की संख्या में विस्फोट होता है जिससे समुद्र का जल लाल तरंगे दिखने लगता है। इतनी बड़ी संख्या के जीव से निकले जीव विष के कारण मछली एवं अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। उदाहरण के फलस्वरूप गोनिया लैक्स। ओके, तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है। 20 है, स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी के नाम क्या है, तो उत्तर हो जाएगा यूग्लिनोइड। ओके, अब देखिए यहाँ पे 21 है, अवपंक कवक मृतपोषी प्रोटिस्टा है। 22 है, परजीवी कसाभी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण है जिनमें निद्रालु व्याधि नामक बीमारी होती है। उदाहरण ट्रिपैनोसोमा। परजीवी कसाभी प्रोटोजोआ, ओके, इसके कारण निद्रालु व्याधि नामक रोग होती है जिसे हम लोग आमतौर पर निद्रा रोग कहते हैं। ओके, सोने की बीमारी। 23 है, रोटी अथवा संतरे का सड़ना फंजाई के कारण होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पे 24 है, सामान्य छत्रक यानी कि मशरूम तथा कुकुरमुत्ता जिसे टोडस्टूल भी फंजाई है। ओके, ठीक है, मशरूम आप लोग खाए हो ना, कितना स्वादिष्ट लगता है। 25 है, सरसों की पत्तियों पर स्थित सफेद धब्बे परजीवी फंजाई के कारण होते हैं। अब देखिए यहाँ पे 26 है, कुछ एक कोशिक फंजाई जैसे ईस्ट का उपयोग रोटी तथा बियर बनाने के लिए किया जाता है। दारू या शराब या रोटी बनाने के लिए जो घर में हम लोग बनाते हैं उसे नहीं कहते हैं। पाव रोटी हो गया, बिस्किट वगैरह हो गया, ओके, या केक हो गया, तो उसको बनाने के लिए फंजाई जैसे ईस्ट का उपयोग किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे 27 है, गेहूं में कीट रोग किसके कारण होता है, तो पक्सीनिया के कारण होता है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 28 है, कुछ फंगल जैसे पेनिसिलियम से प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का निर्माण होता है। किससे होता है, तो पेनिसिलियम से एंटीबायोटिक का निर्माण होता है। जब हम लोग को बुखार लगता है तो एंटीबायोटिक दवाएं हम लोग खाते हैं। अब देखिए 29 है, फंजाई विश्वव्यापी है, मतलब कि ये पूरा वर्ल्ड में पाया जाता है और ये हवा, जल, मिट्टी में तथा जंतु एवं पौधों पर पाए जाते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे 30 है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में क्यों रखते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर फ्रिज में रखते हैं क्योंकि भोजन को बैक्टीरिया अथवा फंजाई के कारण खराब होने से बचाते हैं। ओके, अगर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर फ्रिज में आप लोग सामान रख दियो, ठीक है, और जब नींबू रखा हुआ है काट के या कुछ भी खाने का सामान वगैरह कुछ भी रखा हुआ है, लाइन कटा हुआ है या उसमें आप लोग लाइन नहीं दिए हो,
तो वो आपको उसमें फंजाई लग जाएगा, उसमें वाइट वाइट कलर जैसा आ जाएगा और मतलब कि हरा हरा कलर जैसा भी लग जाता है उसके बाहर थोड़ा थोड़ा, उसे ही फंजाई कहते हैं। ओके, जब फ्रिज चलते रहता है तो ये सभी सुरक्षित रहते हैं। फिर देखिए 31 है, कवक तंतु के जाल को क्या कहते हैं? कवक जाल। इसे वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? तो माइसीलियम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे 32 है, फंजाई की कोशिका भित्ति काइटिन तथा पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। अब देखिए यहाँ पे 33 है, अधिकांश फंजाई परपोषित होती है, वे मृत ब्रस्टेट्स से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेती है, अतः इन्हें मृतजीवी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे 34 है, जो फंजाई सजीव पौधों तथा जंतुओं पर निर्भर करती है उन्हें परजीवी कहते हैं। अब यहाँ पे 35 है, फंजाई शैवाल तथा लाइकेन के साथ तथा उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर भी रह सकते हैं, ऐसी फंजाई सहजीवी कहलाती है। ठीक है। अब यहाँ पे 36 है आप लोगों के पास, फंजाई में जनन कायिक खंडन, विखंडन तथा मुकुलन विधि द्वारा होता है। 37 है यहाँ पे, दो चल अथवा अचल युग्मकों को प्रोटोप्लाज्म का संलयन होना, इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्लाज्मोगैमी। ओके, प्लाज्मोगैमी कहते हैं। 38 है यहाँ पे, दो केंद्रकों का संलयन होना, जिसे केंद्र संलयन कहते हैं। अब यहाँ पे 39 है, कुछ फंजाई में दो गुणित कोशिकाओं में संलयन के तुरंत बाद एक द्विगुणित यानी कि 2n कोशिका बन जाती है, यद्यपि अन्य फंजाई यानी कि एस्कोमाइसिटीज में एक मध्यवर्ती द्विकेंद्र की अवस्था n+n यानी कि 2n हुआ, अर्थात एक कोशिका में दो केंद्रक बनते हैं। ऐसी परिस्थिति को केंद्रक युग्म कहते हैं तथा इस अवस्था को फंगस की द्विकेंद्रक प्रावस्था कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत रूप से अगले अध्याय में जाने वाले हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे 40 क्या है, फाइकोमाइसिटीज जलीय आवासों, गली सड़ी लकड़ी, नम तथा सीलन भरे स्थानों अथवा पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। 41 है, एस्कोमाइसिटीज को सामान्यतः थैली फंजाई भी कहते हैं। किसको? एस्कोमाइसिटीज को थैली फंजाई भी कहते हैं। 42 है, न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक तथा आनुवंशिक प्रयोगों में बहुत किया जाता है, इसी कारण यह पादप जगत के ड्रोसोफिला के समान प्रसिद्ध है। इस वर्ग में आने वाले मोरिल तथा वफल खाने योग्य होते हैं और इन्हें सुस्वादु भोजन भी समझा जाता है। अब देखिए यहाँ पे 43 है, बेसिडियोमाइसिटीज के ज्ञात सामान्य प्रकार मशरूम, ब्रेक्ट फंजाई अथवा पफ बॉल है। 44 है यहाँ पे, ड्यूटेरोमाइसिटीज को प्रायः अपूर्ण कवक भी कहते हैं, मतलब कि पूरा नहीं होता है, आधा अधूरा ही रह जाता है। 45 है, पादप जगत में वे सभी जीव आते हैं जो यूकैरियोटिक हैं। कैसे है? तो यूकैरियोटिक है जिनमें क्लोरोफिल वर्णक होते हैं। 46 है, ब्लेडर वर्ट तथा वीनस फ्लाईट्रेप कीटभक्षी पौधे के और अमरबेल को क्या कहते हैं? तो कसकूटा परजीवी का उदाहरण है। यहाँ पे 47 है, युग्मनज से बीजाणु उद्भिद विकसित होता है, इस प्रक्रम को संतति एकांतरण कहते हैं। अब यहाँ पे 48 है, जंतु जगत के जीव विषमपोषी यूकैरियोटिक हैं जो बहुकोशिक और उनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। 49 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि वायरस कैसा जीव है? तो उत्तर हो जाएगा अकोशिक जीव। 50 है,
वायरस का अर्थ है विष अर्थात विषैला तरल। ओके, अब देखिए यहाँ पे 51 है। पोस्टर डीजे इवानोवस्की 1892 में तंबाकू के मोज़ेक रोग के रोगाणुओं को पहचाना था, जिसे वायरस नाम दिया गया। अब यहाँ पे 52 है। MW बेजेरिनेक 1898 ने पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधों का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधों को भी संक्रमित करने में सक्षम है। उन्होंने इस तरल को कंटेजियम वाइनम फ्लूइडियम संक्रामक जीवित तरल कहा। ओके, अब देखिए यहाँ पे 53 क्या है। वायरस अविकल्पी परजीवी है तथा WM स्टानले 1935 ने बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, वायरस अविकल्पी परजीवी है तथा WM स्टानले ने कब 1935 में बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है, यानी कि रवा के समान। फिर यहाँ पे 54 है। वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ भी होता है जो RNA अथवा DNA हो सकता है। 55 है यहाँ पे। सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला RNA होता है और सभी जंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी वाला RNA अथवा DNA होता है। अब देखिए यहाँ पे 56 क्या है। प्रोटीन के आवरण यानी कि अस्तर को कैप्सिड कहते हैं और यह छोटी छोटी उप इकाइयों जिन्हें पेटी कोशक जिसे कैप्सोमियर कहते हैं से मिलकर बनता है। अब यहाँ पे 57 आ गया है। वायरस से मम्पस, चेचक, हर्पीज तथा इन्फ्लुएंजा नामक रोग हो जाते हैं। 58 है। मनुष्यों में एड्स AIDS एडिनोसिन ट्रिफॉस्फेट मनुष्यों में एड्स शायद वो ही हो सकता है कि भी वायरस के कारण होता है। पौधों में मोज़ेक बनना, पत्तियों का मुड़ना तथा कूचन, पीला होना तथा सिरा अस्पष्टता, बौना तथा अवरुद्ध वृद्धि होना वायरस के कारण है या वायरस के लक्षण हैं। फिर से देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर मनुष्यों में एड्स भी वायरस के कारण होता है। ओके, पौधों में मोज़ेक बनना और पत्तियों का मुड़ना तथा कूचन, पत्तियों का पीला होना तथा सिरा अस्पष्टता, बौना तथा अवरुद्ध वृद्धि होना वायरस के लक्षण हैं। ये सभी पौधों के बारे में बताया गया है। ठीक है। फिर यहाँ पे 59 है। सन 1971 में T.O. डाइनर ने एक नया संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा तथा जिसके कारण पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर नामक रोग होता था। अब यहाँ पे 60 है। लाइकेन शैवाल तथा कवक के सहजीवी सहवास अर्थात पारस्परिक उपयोगी सहवास है। शैवाल घटक को क्या कहते हैं? शैवालांश तथा कवक के घटक को माइक्रोबायन्ट यानी कि कवकांश कहते हैं, जो क्रमशः स्वपोषी तथा परपोषित होते हैं। शैवालांश क्या है? तो स्वपोषी, और कवकांश क्या है? तो परपोषित। ओके, अभी तक हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारे वीडियोज़ के अपडेट्स उनको समय समय पर मिलते रहें। ठीक है। ऑलरेडी इसका क्वेश्चन आंसर भी हम बना देंगे अगले वीडियो में। इसका पहला का लेक्चर और क्वेश्चन आंसर बन चुका है, उसे आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।